हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, थिन लेंस अगर कांटेक्ट में होंगे तो क्या होगा, उसके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। थिन लेंस का मतलब पतले पतले से इस टाइप के लेंस हैं, और अगर ये कांटेक्ट में है तो यहाँ अपन ने 1/f इक्विवेलेंट जो है, इन सभी लेंस को, जितने भी लेंस हैं सभी लेंस को अपन ने क्या किया था, अलग अलग लेंस बना लिए थे इनके। ये इस टाइप से अलग अलग लेंस बना लिए थे, और जो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है और इसका f3 है, तो तीनों लेंस को हटा के मैंने एक सिंगल लेंस लगा लेना है f इक्विवेलेंट का, और इमेज बना सकता था मैं। ठीक है, ये तो तब था जब पतले पतले लेंस कांटेक्ट में होते हैं। कांटेक्ट समझते हो ना, पास पास रखे होते हैं बहुत ज्यादा। बट अगला जो सेकंड कॉम्बिनेशन है, ये तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन था अपना जो अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ लिया। सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस, दो छोटे छोटे पतले लेंस हैं पर दोनों कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। मान लो एक लेंस ये आ गया और एक लेंस ये आ गया, दो लेंस है। ठीक है, दोनों लेंस, इसका फोकल लेंथ मान लो f1 है, इसका फोकल लेंथ मान लो f2 है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन दिया है d, जैसा मैंने वहां लिखा भी है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस d है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो ऐसी सिचुएशन में f इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1 f2। d क्या है, दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन। f1 f2 क्या है, इंडिविजुअल फोकल लेंथ क्या होगी लेंस की, वो f1 f2 है। ठीक है, d दोनों के बीच का सेपरेशन है। ठीक, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है डी सेपरेशन हो गई, यहां ऑब्जेक्ट होगा तो इन दोनों लेंस से अपन इमेज बना लेंगे। ठीक है, अब ये दिक्कत है कि ये जो लेंस है, इस दोनों लेंस में जो दोनों लेंस को हटा के मैं एक सिंगल लेंस बना लूंगा। सिंगल लेंस एफ इक्विवेलेंट का आ गया, उसका फोकल लेंथ भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब उस सिंगल लेंस को रखना किस जगह है, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, यहां रखना है, यहां रखना है, बीच में रखना है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। तो वो क्या है, पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। तो वो दोनों को हटा के जो लेंस लगा हुआ ना मैं, उस लेंस को रखना है माइनस डी एफ इक्विवेलेंट अपॉन, मैं इसे लिखता हूं माइनस एफ इक्विवेलेंट डी अपॉन f1 विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड लेंस। ये जो सेकेंड लेंस है ना, ये वाला f2, सेकेंड लेंस L2। इनको नाम दे देता हूं मैं, पहले वाले लेंस का नाम है L1, दूसरे वाले लेंस का नाम है L2। तो इस जो लेंस को इक्विवेलेंट लेंस आ रहा है ना, इस इक्विवेलेंट लेंस को कहां रखना है आपको, माइनस एफ इक्विवेलेंट डी अपॉन f1 डिस्टेंस पे। ठीक है, अब जो है ये विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड लेंस आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये टर्म जो है, ये जो भी टर्म है ये कैलकुलेट करना है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंस आपको लगा देना है। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, ये इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगा के सोल्व ही नहीं करना है आपको। आप देखो, इसमें मुसीबत है, थोड़ी मुसीबत क्या है, देखो, पहले तो आप एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे, ये एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे, फिर पोजीशन कैलकुलेट करोगे, फिर दोनों लेंस को हटा के उस एक सिंगल लेंस को लगाओगे, फिर लेंस फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, उससे बढ़िया आप क्या करो, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का एक बार यह L1 के साथ लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, एक बार L2 के साथ लेंस फॉर्मूला लगा लो, बस। ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको जो है ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ये तब लगाना है जब आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ही पूछ लिया जाए, कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो फिर तो आपको मजबूरन यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन में इमेज की पोजीशन पूछी जाए, तो इमेज की पोजीशन में ध्यान रखो, हमेशा क्या करना है, दो बार लेंस फॉर्मूला लगा लेना है। ठीक है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, एक तो मैं पावर के बारे में लिख देता हूं, यहां पे इक्विवेलेंट पावर जो आ जाएगी, इक्विवेलेंट पावर क्या लिख दूंगा, इक्विवेलेंट पावर जो आ जाएगी, पहले लेंस का पावर P1 मान लिया, दूसरे का P2 मान लिया, D P1 P2। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्ट पोजीशन, फॉर इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डोंट यूज दिस फॉर्मूला।
ठीक है, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना आपको, क्लियर है। तो क्या यूज करना है, फॉर इमेज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूज लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला यूज करो 2 बार, लेंस फॉर्मूला फॉर L1 देन L2, एक बार L1 के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ, फिर एक बार L2 के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। पहले L1 के लिए लगा लिया, फिर L2 के लिए लगा लिया, L1 के लिए लगाया, देन L2 के लिए लगा लो, क्लियर। ये फॉर्मूला यूज करने में दिक्कत क्या है, देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार तो इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन निकालोगे, फिर वापस एक बार लेंस फॉर्मूला तो लगाना ही है ना, उससे बढ़िया आप क्या करो 2 बार लेंस फॉर्मूला लगा के ऑब्जेक्ट पोजीशन निकाल लो, ठीक है। तो वापस रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको फॉर्मूला कब लगाना है, फॉर्मूला याद जरूर रखना है, ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला तब लगाना है आपको जब आपको इक्विवेलेंट लेंथ पूछ लिया जाए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। और ये भी याद रखना है साथ में, कभी ये भी पूछा जा सकता है कि उस इक्विवेलेंट जो इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस आएगा उसको कौन सी पोजीशन पे रखा जाए, तो उसका ये पोजीशन आ गया विद रेस्पेक्ट टू सेकंड लेंस। बट अगर आपको कभी इमेज का पोजीशन पूछा जाए तो फिर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इससे लेंस फॉर्मूला लगाओ, इससे लेंस फॉर्मूला लगाओ, इमेज पोजीशन निकाल लो, ठीक है। तो इस टाइप से अपना ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं अपन, लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन। लेंस मिरर कॉम्बिनेशन के अपन ने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं पहले भी, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाए हुए हैं इस टाइप के, जैसे यहाँ पे लेंस आ गया, मिरर आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं। वैसे अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन भी कर रखे हैं, दूर दूर लेंस रखे हुए हैं, तो ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, अब इसका स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन पर्टिकुलर और स्पेसिफिक फॉर्मूला बता देता हूं कि उस टाइप का कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, लेंस मिरर कॉम्बिनेशन क्या है। ये कॉम्बिनेशन में आपको कुछ नहीं याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन निकालना है तो 2 बार लेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं, लेंस मिरर कॉम्बिनेशन। तो थर्ड वाला अपना कॉम्बिनेशन है लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन। अब लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन में किस टाइप के कॉम्बिनेशन में आपको फॉर्मूला लगाना है, देखो दोनों लेंस और मिरर दोनों पास पास रखे हूं, जैसे मान लो ये वाला इस टाइप से लेंस है और साथ में यहां पे मिरर भी रखा हुआ है, ये इस टाइप से मिरर। देखो वैसे तो क्या होगा, क्वेश्चन में हर बार इस टाइप से दे दिया जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से पॉलिश कर दी गई है, इसका मतलब आपको क्या समझ लेना है, ये इस टाइप से तो लेंस आ गया, एक तो ये लेंस आ गया, साथ में ये इस टाइप का मिरर आ गया। लेंस का एक कर्वेचर को पॉलिश कर दिया जाए तो एक लेंस बन गया और एक मिरर बन गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, अब आपको इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगाना है कि इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होगा, किस टाइप से होगा, इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। जैसे और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ एक और कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, ये मान लो इस टाइप का लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे इस टाइप का ये मिरर लगा दिया, ये 2 लेंस, एक लेंस आ गया और एक मिरर आ गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आंसर निकाल सकते। यहाँ क्या होगा, एफ का मतलब मिरर का फोकल लेंथ साइन के साथ में, ये F1 या FL लेंस का फोकल लेंथ, ये FM मिरर का फोकल लेंथ, FL लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है। एक तो ये होगा। अगर मान लो यहां पे क्वेश्चन में क्या होगा, यहां ऑब्जेक्ट दिया होगा और उस ऑब्जेक्ट का इमेज का कैलकुलेशन करना होगा, तो क्या करना है, देखो आपको इन दोनों को हटा के इक्विवेलेंट लगा लें। अब इक्विवेलेंट में क्या लगाएं, देखो होगा क्या, यहां से रे चली जाएगी, ये लेंस में रिफ्रैक्शन हुआ, यहां से लेंस से रिफ्लेक्शन हो गया, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा क्या, मिरर से रिफ्लेक्शन होगा फिर, और फिर अगेन लेंस से रिफ्लेक्शन हुआ क्या, मतलब एक बार तो लेंस से जाते टाइम रिफ्लेक्शन हुआ, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन, और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फिर लेंस से रिफ्लेक्शन। मतलब हर बार क्या होगा, जब भी इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, लेंस से रिफ्लेक्शन 2 बार होगा, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। मिरर से रिफ्लेक्शन सिंगल टाइम होगा। और अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा इस कॉम्बिनेशन का जो मैं इक्विवेलेंट फॉर्मूला दूंगा, वो इक्विवेलेंट फॉर्मूला किसके लिए होगा, वो मिरर होगा इक्विवेलेंट या फिर लेंस होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और वापस इधर ही इमेज बने, तो आप समझो जरा वो ये पूरा बिहेवियर इन दोनों का बिहेवियर मिला के किसके जैसा हो रहा होगा, ऑब्वियसली मिरर में होता है ना इस टाइप से। तो ये दोनों लेंस मिरर कॉम्बिनेशन, जो इस टाइप के लेंस मिरर कॉम्बिनेशन होंगे,
इस लेंस मिरर कॉम्बिनेशन का बिहेवियर होता है मिरर के जैसा। अब वो मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, प्लेन मिरर भी हो सकता है, ठीक है। फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा किस टाइप से आ रही है। तो उस जो मिरर का फोकल लेंथ होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, वो कैसे लिखना है देखो आपको। तो मैं लिख रहा हूं द लेंस मिरर कॉम्बिनेशन, द लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन behaves like a mirror। अब ये मिरर कुछ भी हो सकता है, एक मिरर के जैसा। एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड इक्विवेलेंट, ये जो मिरर होगा ना, एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस इक्विवेलेंट मिरर इज गिवन बाय, इसका फोकल लेंथ कैसे लिखना है देखो, 1/f इक्विवेलेंट। अब ये 1/f इक्विवेलेंट, ये मिरर आ रहा है, इक्वल टू 1/f/m माइनस 2/fl, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है देखो, वापस रिपीट कर रहा हूं, 1/f इक्विवेलेंट, ये तो मिरर होगा क्या, ये इक्विवेलेंट मिरर है, ये शुरुआत का मिरर है, जो एक मिरर रहा होगा ना, ये वाला मिरर या फिर ये वाला मिरर, ये वाला तो इनिशियली एक सिंगल मिरर था, वो होगा। एफएल क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ 2 क्यों आया, यहाँ 2 इसलिए आया क्योंकि जो लेंस में 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको लेंस मिरर कॉम्बिनेशन के लिए, दोनों कॉम्बिनेशन को। मिस अब मुझे क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगा के एफ इक्विवेलेंट निकाल लो, 1/fm, इसके अकॉर्डिंग एफएम निकाल लो, फोकल लेंथ ऑफ मिरर एफएल। अगर फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट लिख देना, नहीं दिया है तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n रिलेटिव -1 1/r1 माइनस 1/r2। मिरर का फोकल लेंथ डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, r/2 से। यहां से मिरर का फोकल लेंथ का फॉर्मूला शायद आप लोगों को पता होगा, शुरुआती लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, r/2 और 1/fl। लेंस का फोकल लेंथ क्या लिखूंगा, n रिलेटिव -1 या l लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आएगा ये मिरर का है और ये लेंस का है, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। ये फॉर्मूला जो है आपको याद भी रख लेना है, डायरेक्ट याद रखो, डेरिवेशन पे नहीं जाना, आप तो इससे आंसर निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा, अभी तो क्या है, मैंने एक ही लेंस लिया है यहाँ पे, अगर मान लो 2 लेंस ले लिए जाते हैं, मान लो एक लेंस ये ले लिया, दूसरा लेंस ये ले लिया, और यहां पे इस टाइप से सिल्वरिंग कर दी, तो इस कॉम्बिनेशन का बिहेवियर किस टाइप से होगा, एक लेंस तो ये आ गया, साथ में दूसरा लेंस ये बना दिया, साथ में तीसरा मिरर ये बना दिया, तो ये जो एफएम होगा, ये तो ये वाली कर्वेचर का, ये वाली कर्वेचर जो है ना, उसका रेडियस अपॉन 2 कर देना। इसका फोकल लेंथ अगर 1 है, इसका फोकल लेंथ 2 है, तो 1/fl क्या लिखोगे, कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि मैंने थिन लेंस, तो 1/fl की जगह क्या लिख लेना आपको, 1/fl इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये वाला fl निकाल के यहां पुट कर लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है, अगर 2 लेंस है, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो सारे लेंस का क्या करना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेना है, मिरर तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो मिरर का तो डायरेक्ट जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के करस्पॉन्डिंग आ रही है उसका r/2 कर लेना है। लेंस के लिए, इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है, इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना, 1/fl निकाल के f इक्विवेलेंट निकाल लेना। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो f इक्विवेलेंट आया ना, ये f इक्विवेलेंट का मिरर बना है, f इक्विवेलेंट का क्या बना है, मिरर। क्यों, क्योंकि यहां ये जो ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, सबसे पहले क्या होगा, यहां से अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट जो होगा रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस, then reflection from mirror, then again refraction through लेंस, ठीक है। तो ये वाली कहानी है। सबसे पहले तो क्या होगा, लेंस से रिफ्रैक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन, लेंस से रिफ्रैक्शन, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एफ इक्विवेलेंट निकाल लेनी है। फिर ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर फॉर्मूला लगाना होगा मिरर का, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। गलती मत करना, अभी अपन लेंस पढ़ रहे हैं कंटिन्यू में,
तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f नहीं लगा देना है, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट है उसका बिहेवियर मिरर के जैसा है। तो करते हैं क्वेश्चन जरा इससे रिलेटेड अपन। देखो तो मैंने लेंस मिरर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे एक लेंस है जो कॉन्वेक्स है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, बीच में एक कॉन्केव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और राइट वाली सरफेस को मैंने सिल्वर्ड कर दिया, मतलब वो मिरर के जैसा बिहेव करेगी। सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए हैं। सबसे पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 80 सेंटीमीटर है, सेकंड वाला 80 और ये लास्ट वाला 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता करना मुझे। ठीक है, तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस मिरर कॉम्बिनेशन। तो ये जो लेंस मिरर कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन लिखो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करो। देखो मैं सोल्व करता हूं जरा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते जरा क्या होगा, देखो यहां पे देखो पहले तो ये समझ लेते हैं कि यहां कितने लेंस बन रहे हैं और क्या मिरर बन रहे हैं। तो ये इस टाइप से है ना, ये यहां आ गया इस टाइप से। तो मैं क्या करता हूं, एक लेंस तो मैंने ये बना दिया कि कॉन्वेक्स, साथ में दूसरा ये लेंस बन गया, ये लेंस आ गया कॉनकेव, और लास्ट में जो है ये मिरर आ गया इस टाइप का। इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। इसका अगर इधर वाला 40 सेंटीमीटर है, इधर वाला 80 सेंटीमीटर है, इधर वाला 80 सेंटीमीटर, इधर वाला भी 80 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 3/2, इसका 2। अब मैं क्या करता हूं, इसका फोकल लेंथ f1 मान लिया, इसका फोकल लेंथ f2 मान लिया, इसका fm मान लिया। तो सबसे पहले तो मैं f1 f2 कैलकुलेट करता हूं। तो f1 f2 के लिए मैं लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दूं क्या, तो यहां लेंस मेकर फॉर्मूला लगाता हूं 1/f इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। तो 1/f1 मतलब ये वाले लेंस की कैलकुलेशन कर रहा हूं पहले मैं। n रिलेटिव हो गया 3/2 1। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना सर, इसके दोनों साइड एयर है, हमेशा दोनों साइड एयर मान के सोल्व करना। 1/r1, r1 मतलब ये वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 80 पॉजिटिव आएगा, और ये वाली का नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कुछ रखा होगा, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में, तो ये आ गया -80। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया आपने 1/1, 3/2 माइनस 1 कितना आ गया 1/2, यहाँ आ गया 1/80 प्लस 1/80 2/80। तो 1/f1 का वैल्यू आ रहा है 1/80। ठीक है, ये तो फोकल लेंथ आ गया फर्स्ट वाले लेंस। दूसरा वाले लेंस के लिए लगाता हूं, तो 1/f2 क्या लिखूंगा, 2/1 माइनस 1 इनटू, ये अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अब नेगेटिव हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो 1/-80 माइनस 1/, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस हो जाएगा 40। तो यहां से जो है 1/f2 कितना आ गया, देखो 1, ये तो 1 हो गया। अब ये एलसीएम आ गया 80, तो ये आ गया -1 -2, तो यार -3/80 आ गया। ये किसका फोकल लेंथ आ गया, ये वाले लेंस का। अब मैं मिरर का लिखता हूं। मिरर का फोकल लेंथ क्या लिखूंगा, देखो मिरर का फोकल लेंथ जो, मिरर का फोकल लेंथ तो डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, fm इक्वल टू r/2। अब इधर ऑब्जेक्ट होगा ना यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, r/2 तो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस 20 सेंटीमीटर आ गया, r का वैल्यू 40 रखा। अब फॉर्मूला लगाता हूं 1/f इक्वलेंट 1/fm माइनस 2/fl। अब ये fl निकालने के लिए यहां से f1 प्लस f2 कर दूंगा, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखो 1/fm की जगह तो 20 लिख दिया, -2, ये 1/fl की जगह 1/f1 प्लस 1/f2 लिख दूं क्या, दोनों लेंस का इक्विवेलेंट। तो यहां से कितना आ रहा है, देखो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/20 माइनस 2, 1/f1 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/80 माइनस 3/80 है। ठीक है, या माइनस, ये माइनस आएगा ना, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखो 1/20 माइनस 2, 80 एलसीएम लिख दूंगा यहाँ पे, तो कितना आ गया 1 - 3। तो 1/f इक्विवेलेंट जो है सोल्व करने पर आ रहा है 1/20, यहाँ -2 आएगा, -2/80, तो ये कितना आ गया 1/20 माइनस ये 2 × 2 4, प्लस आ जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस 1/20। तो सोल्व करूंगा तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया
1/10 सेंटीमीटर, तो एफ इक्वलेंट आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एफ इक्वलेंट 10 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये जो पूरा का पूरा लेंस है ना 10 सेंटीमीटर का मिरर होगा। ये 10 सेंटीमीटर का कौन होगा, मिरर के जैसा बिहेवियर होगा। अगर मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट भी दे दिया जाता मुझे, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज निकालने के लिए फिर मैं क्या करता, मिरर फॉर्मूला लगाता। पर मैंने अभी आपसे ये नहीं पूछा है, मैंने क्या पूछा था ओनली आपसे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लिया आपने, कितनी आई 10 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं जरा, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में मैंने लेंस दिया है, इस लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ आ गया डायरेक्ट। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे दी डायरेक्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर राइट वाले सरफेस। ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर पर रखा है। अगर ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा है, फाइंड दी पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज का पोजीशन क्या होगा, ये जो है ना लेंस और मिरर पास पास रखे। ये फॉर्मूला जो है ना कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, ये तभी लगता है जब पास पास रखे हो, ऐसा नहीं दूर दूर रखे हो। इस टाइप से हो, यहाँ लेंस है और यहाँ मिरर है, दोनों के बीच का 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना फिर, ठीक है। ऐसे तो अपन क्वेश्चन कर चुके हैं ना, लेंस फॉर्मूला लगा के, मिरर फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वापस क्या करूं, यही कहानी पूरी रिपीट करनी है मुझे, और फिर लास्ट में जो एफ इक्विवेलेंट आएगा मिरर का, तो मैं मिरर का फॉर्मूला लगा लूंगा। शुरू करते हैं जरा। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करूं, पहले तो एफ इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं, ठीक है। तो एफ इक्विवेलेंट कितना है, देखो यहाँ निकाल लेता हूं इधर। तो पहले मुझे एफ इक्विवेलेंट निकालना होगा। एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो है लेंस मेकर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेंस का फोकल लेंथ तो आपको दिया है ना ऑलरेडी, तो लेंस मेकर की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ सोल्व करता हूं इधर, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fn, 1/fm माइनस 2/fn। तो 1/f इक्विवेलेंट निकालोगे ना, तो क्या है देखो, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव आ गई क्या, तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस इधर होगा तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव r/2 से लिखोगे तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, माइनस 2 लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो f इक्विवेलेंट कितना आ गया देखो यहाँ से, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 माइनस 2/10। तो ये आ गया माइनस 1/10। तो f इक्विवेलेंट कितना लगा देना है मुझे 10 सेंटीमीटर का। अब ये जो है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का मैंने मिरर यूज कर लेना है। अब -10 है, ये मिरर है, तो -10 सेंटीमीटर आ रहा है ना, इसका मतलब मुझे कौन सा वाला मिरर लगाना होगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं लगा के देखता हूँ जरा, इस टाइप का मिरर लगाना होगा, कॉन्वेक्स नहीं सॉरी कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसका फोकल लेंथ आ गया -10, माइनस आया ना इसलिए मैंने ऐसे लगाया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये डिस्टेंस जो दिया है कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना आ गया है, इक्विवेलेंट देखा तो -10 सेंटीमीटर। अब इस कॉन्केव मिरर आ गया। अब इस कॉन्केव मिरर के लिए मैंने फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला लगा लिया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ध्यान रखना प्लस वाला लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है। मिरर फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है उसका बिहेवियर मिरर के जैसा होगा। ये मैं अभी आपको जब फॉर्मूला पढ़ा समझाया तब भी बताया था। तो 1/v, u की जगह कितना लिख दोगे -20, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई -10, तो 1/v कितना आ गया 1/20 माइनस 1/10, तो 1/v 20 एलसीएम आ गया 1 माइनस 2, तो v का वैल्यू आ गया -20 सेंटीमीटर। मतलब इमेज वापस वही बन गई क्या, जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज बन गई। क्यों बन गई, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है क्या। और आपने जब रे डायग्राम पढ़ा, रे डायग्राम बनाए थे, रे डायग्राम में क्या आपको पता है, जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी वही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाती है, इक्वल साइज की इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता लगा, ये तो बाई चांस ऐसा हो गया कि ऑब्जेक्ट इमेज सेम कोइंसाइड करके, पर हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, इमेज भी यही बन जाएगी। तो आपका आंसर आ गया, यहाँ से इस पॉइंट से इमेज भी यही बन रही होगी -20 में, ठीक है। तो अपन ने इस क्वेश्चन में क्या कर लिया, इक्विवेलेंट भी निकाला और फिर इक्विवेलेंट के साथ में इमेज बना ली, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब आंसर क्या होगा, इमेज जो है ऑब्जेक्ट पे ही बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो क्या है, ये कॉन्केव मिरर है, सॉरी कॉन्केव लेंस है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड का 60-60 है। एक साइड का सिल्वर कर दिया, राइट साइड का, ठीक है। यहाँ सिल्वरिंग कर दी। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए सो दैट फाइनल इमेज इज एट सेम पॉइंट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या कर दूं कि इमेज भी ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट पे ही बन जाए, ठीक है। पहले तो आप ये समझो, इस कॉम्बिनेशन का बिहेवियर मिरर के जैसा हो गया, और मिरर में
ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे कब बनती है? दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाती है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इन्वर्टेड बन जाती है सेम साइज की। तो आपको क्या करना है, पहले फोकल लेंथ निकाल लेना है और उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूं। पहले तो मैं इस कॉम्बिनेशन जो है, ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन है ना, ये इस कॉम्बिनेशन को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करता हूं। तो एक तो ये इक्विवेलेंट लेंस बन जाएगा, ये लेंस बनेगा, साथ में ये वाला मिरर बनेगा। अब इसका फोकल लेंथ f1 मान लियो, मान लो। वैसे लेंस है एक अकेला है तो 1 मानने की जरूरत नहीं है। जो 1 लेंस होगा ना, जो एक लेंस की फोकल लेंथ होगी वही इक्विवेलेंट भी होगी, तो f1 नहीं मानना। 2 होता तो फिर f1 f2 मानता, फिर fi कैलकुलेट करता, ये सब पिछला वाले न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया था, सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो 1/f n रिलेटिव -1 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला आ गया। तो 1/fl लेंस के लिए n रिलेटिव कितना हो गया, 3/2/1 माइनस 1, कुछ नहीं बोला है, सराउंड जो है अपन एयर मान लेंगे, 1/r1। तो +60, यहाँ -60 क्यों लिखा, -60 इसलिए क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर इस टाइप का लेंस है ना, तो ये एक्सिस हो गए, तो ये पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है तो इधर सेंटर आएगा, दूसरा वाला रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर माइनस होगा, ठीक है। तो 1/fl कितना आ गया, 3/2 माइनस 1 1/2 हो गया, 1/60 प्लस 1/60 कितना आ जाएगा, 2/60। तो 1/fl का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/60, 2 से 2 भाग जाएगा। fm की जगह क्या लिख दूं मैं, r/2। अब यहाँ जो r/2 लिखूंगा ना, ये वाला लेंस इधर ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, ये वाली डायरेक्शन, तो इस लेंस का जो है फोकस यहाँ कहीं होगा, तो माइनस लिखता हूँ, -60/2, तो ये आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। 1/f इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/fm माइनस 2/fl, ठीक है। ये 2 इसलिए आता है क्योंकि एक बार जाते टाइम रिफ्रैक्शन, एक बार आते टाइम रिफ्रैक्शन। तो 1/f इक्विवेलेंट क्या आ गया, 1/fm की जगह -30 लिखा, -2, 1/fl का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/60। तो ये 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखो -1/30, -1/30 सॉल्व करना दोनों को तो कितना आ गया, -1/15। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आ रहा है, -15 सेंटीमीटर। मतलब इसका बिहेवियर जो होगा कॉन्वेक्स लेंस के जैसा होगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस, ये इस टाइप का कॉन्वेक्स लेंस बन गया, इस टाइप का कॉन्केव लेंस बन गया, जिसका फोकल लेंथ कितना है, -15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखो, यहाँ f होगा कहीं नहीं, इमेज जो है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो इमेज में बनेगी, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना होगा, और यहाँ से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अपना कितना, 30 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ऐसा नहीं कि यहाँ कॉन्केव मिरर आया तो यहीं पे भी कॉन्केव मिरर ही आएगा इक्विवेलेंट। पिछले क्वेश्चन में देखो आप जरा, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई करोगे तो इस टाइप से नहीं हुआ था, ठीक है। तो आंसर इसका तो 30 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट को 30 पे रखूंगा तो इमेज भी 30 पे बन जाएगी। और भी वेरिएशन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग दे दिया जाए, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट का पोजीशन 40 दे दिया, इमेज कहाँ बनेगी, तो फिर आपको क्या करना होगा, मिरर फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला लगाओगे आप तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के अपन ने क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं जरा क्या है। एक टर्म आती है क्रोमेटिक एब्रेशन, तो देखो क्या होता है ये, इसके बारे में समझा देता हूँ आपको। पहले ये थ्योरी बाद में समझाऊंगा, पहले इधर समझाता हूँ। मान लो एक लेंस है, ठीक है, कोई भी लेंस मान लिया मैंने, ये लेंस मान लिया मैंने, इस टाइप से यहाँ पे लेंस आ गया, ठीक है। ये लेंस का मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ठीक है। ये लेंस बना लेते हैं अपन। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे अगर कोई लाइट रे आ रही है इधर से, और ये लाइट रे जो है मोनोक्रोमेटिक ना होके ये पॉलीक्रोमेटिक है, या फिर मैं इसको व्हाइट लाइट बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे प्रिज्म में पढ़ा था अपन ने, डिस्पर्सन, व्हाइट लाइट के कारण डिस्पर्सन होता है, तो सेम कहानी यहाँ भी है। देखो क्या होगा, ये अगर व्हाइट लाइट है तो ये जो लेंस है ना, आपको पता है एक फॉर्मूला, जो लेंस का फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। और ये जो व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट में बहुत सारे अलग अलग कलर है क्या, तो सभी कलर का अगर देखो तो सभी कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, तो सभी कलर के लिए फोकल लेंथ भी अलग अलग आएगी। लेंस की फोकल लेंथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। और व्हाइट लाइट मतलब, यहाँ पे व्हाइट लाइट का मतलब तो क्या है, उसमें सारे के सारे कलर मिक्स है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ इमेज क्लियर कट नहीं बनती, ब्लर इमेज बनती है, कलरफुल इमेज, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्रोमेटिक एब्रेशन। देखो मैंने यहाँ लिखा है
इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अभी मैंने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे मान लिया ताकि थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्ट यही रखा हो, मैंने शुरुआत में इजी केस माना है इनफाइनाइट पे। तो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हाइट लाइट formed by a lens is usually colored and blurred. This defect is of image is called chromatic aberration. ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट आ रहा है ना, इसको, ये जो यहाँ इमेज बनेगी ब्लर और कलरफुल, इसी को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिक एब्रेशन, मतलब जो कलर का इफेक्ट आ रहा है उसको। अगर मान लो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट होती, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ होती, लेंस का फोकल लेंथ एक सिंगल होता, तो इमेज जो है ब्लर इमेज नहीं बनती, फिर कलरफुल इमेज नहीं बनती। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है ना, वही लाइट का वहां पे इमेज बनता। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन भी लिखा है, देखो, which arises due to focal length of lens is different for different color. अलग अलग कलर के लिए लेंस का फोकल लेंथ अलग अलग होगा। देखो क्यों, देखो आपको एक फॉर्मूला तो लेंस की फोकल लेंथ का पता ही होगा, 1/f n रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2। अब ये जो ज्योमेट्री वाला फैक्टर है वो तो सबके लिए सेम है, हर कलर के लिए, बट ये जो n रिलेटिव है ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। साथ में आपको ये भी पता होगा n = a + b / λ², कॉची थ्योरम, मतलब वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ने पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, विबग्योर, ये विजिबल रीजन में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ती है क्या, तो वेवलेंथ अगर बढ़ेगी, लैम्डा अगर बढ़ता है, तो ये n का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, और अगर यहाँ से n का वैल्यू कम हो रहा है तो 1/f क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कम हो रहा है तो 1/f भी कम होगा, मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अगर इन सभी में देखूं मैं, तो सबसे ज्यादा फोकल लेंथ, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा फोकल लेंथ रेड कलर का आने वाला है। मतलब यहाँ से जब रे निकलेगी तो ये यहाँ जाके मिल रही है, रेड कलर आ गया, ठीक है, रेड कलर है, मैंने रेड कलर से बनाया, ये एफ आर बोले तो रेड कलर का फोकल लेंथ, ठीक है। सबसे कम फोकल लेंथ आएगी वायलेट कलर की, क्यों, क्योंकि वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है कि यहाँ से वेवलेंथ मैंने आपको बता रखा है, वायलेट से रेड तक जाता हूं तो वेवलेंथ बढ़ती है। वायलेट का वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉन के आसपास, जबकि रेड का 8000 या 7600 एंगस्ट्रॉन के लगभग अपन लिखते हैं। तो जो वायलेट कलर है, यहाँ से रिफ्रेक्शन के बाद वायलेट कलर यहाँ मिलने वाला है, क्या वायलेट है नहीं, अपन ने ग्रीन मान लिया, ग्रीन से बना दी मैंने, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, एफ वायलेट कलर, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ना इमेज यहाँ से यहाँ तक बनेगी, तो वो इमेज ऑब्वियसली ब्लर बन नहीं है, व्हाइट लाइट के कारण। तो ये जो इमेज बनी है, यहाँ पे इमेज बनी किसके कारण, यहाँ जो इमेज बनी है ये आई आर लिख दिया मैंने, रेड कलर का इमेज, और यहाँ लिख दिया आई वी वायलेट कलर का इमेज। ये कब बना है, जब ऑब्जेक्ट का रखा है इनफाइनाइट पे। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं होता तो फिर ये फोकस पे थोड़ी बनती है इमेज, फिर अपन लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज बनी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, या एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो ये जो अगर मान लो ये जो वैल्यू आई है आई आर माइनस आई बी, आई आर माइनस आई बी, इसको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, वहां से लिख लेना, लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन, क्लियर है। या फिर इसको एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन भी बोला जाता है, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। ये कब है, ये तो आई रेड कलर का इमेज माइनस वायलेट कलर का इमेज। अगर मान लो इफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ये आई आर जो इमेज आर का डिस्टेंस होगा ना, ये इमेज आर का डिस्टेंस आई आर यहां से यहां तक का, ठीक है। आप ये 0,0 मान लो तो ये आई आर हो जाएगा, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं 0,0 ताकि आपको, ये तो ऑप्टिकल सेंटर आई आर मतलब यहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आई आर हो गया, आई बी मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आई बी हो गया, ठीक है। आई आर माइनस आई बी को क्या लिख दिया मैंने, लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन या एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन है, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, देखो ये जो ये फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर माइनस फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर के बराबर हो जाएगा, मतलब रेड कलर का फोकल लेंथ माइनस वायलेट कलर का
फोकल लेंथ इतना, ये जो है यहां से यहां तक का इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन आ गया। अब ये एक्सियल आया, या फिर इसको लॉन्गिट्यूडिनल भी बोला जा सकता है। अगर मान लो यहाँ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ सिचुएशन रखा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो इमेज बनेगी, दोनों इमेज की हाइट अलग अलग आएगी। रेड कलर वाली इमेज की हाइट अलग आएगी और वायलेट कलर वाली इमेज की हाइट अलग आएगी। वो डायग्राम भी बना देता हूं, ठीक है। पहले लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जरा। आप सोल्व करना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन इन केस ऑफ लेंस फोकसेस वायलेट रे। वायलेट रे ने लेंस ने वायलेट रे को 20.1 पे फोकस किया, ठीक है, 20.1 सेंटीमीटर, और रेड को 20.3 पे। तो एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो है आपको क्या करना है, जो रेड कलर है वो कहां आ रहा है, यहां फोकस हो रहा है, और वायलेट कलर यहां फोकस हो रहा है। तो आपका आंसर जो है एक्सियल सी ए लिख देता हूं। एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन जो होगा वो रेड कलर माइनस वायलेट कलर कर देना है बस, ठीक है। ये सभी बताया था मैंने। पर अभी अपन ने जो क्वेश्चन डायग्राम देखा था उसमें क्या किया था, इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट था, तो आपने क्या किया, एफ रेड माइनस एफ वायलेट किया ना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 20.3 सेंटीमीटर माइनस 20.1 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 0.2 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसा इजी क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला। अगला क्वेश्चन देखो क्या, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। एक फोकल लेंथ, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसका डिस्पर्सिव पावर 0.08 है। फाइंड द लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। अब आपको समझ ये लग रहा होगा यहाँ डिस्पर्सिव पावर कहां से आ गया, ठीक है। तो जो अपन ने प्रिज्म में ओमेगा पढ़ा था ना, डिस्पर्सिव पावर, आपको पता है प्रिज्म में ओमेगा क्या लिखा था मैंने। प्रिज्म में आपको पता होगा, जो प्रिज्म वाली का, पहले तो प्रिज्म वाला ओमेगा लिख देता हूं मैं। जो अपन ने प्रिज्म में ओमेगा पढ़ा था ना, वो प्रिज्म में ओमेगा क्या था, एन वायलेट, एन रेड, एन वाई -1, इस टाइप से प्रिज्म का ओमेगा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिज्म लेंस में क्या होगा, देखो लेंस में आपको ओमेगा ऐसे लिखना है, ओमेगा इक्वल टू, यहाँ एन बी की जगह लिखना है आपको एफ वायलेट, यहां लिखना है, देखो क्या, एफ रेड माइनस एफ वायलेट अपॉन एफ वाई, इस टाइप से लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखो फॉर्मूला डायरेक्ट आप, तो ये लेंस के लिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, देखो डिस्पर्सिव पावर, मतलब ओमेगा को डिस्पर्सिव पावर बोला दिया, ओमेगा को क्या बोला जाता है, डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब ये लेंस के फोकल लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला ना, लेंस के फोकल लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब आप क्या मान लोगे, ये येलो कलर का फोकल लेंथ होगा, ठीक है। लेंस की फोकल लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अपन इसको मान लेंगे येलो कलर, जो जैसे अपन डेविएशन में मानते थे ना, प्रिज्म में डेविएशन के बारे में कुछ नहीं बोला होता, तो अपन येलो कलर का डेविएशन या येलो कलर के डेविएशन को मीन डेविएशन बोला जाता था। उसी टाइप से यहाँ जो फोकल लेंथ दिया है, ये अपन ने किसका मान लिया, येलो कलर का। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ आर माइनस एफ ई पूछा है ना मैंने, क्या पूछा है, लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन, मतलब एफ आर माइनस एफ ई, तो वो क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल एब्रेशन। इस पैटर्न पे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तो एफ आर माइनस एफ ई का वैल्यू कितना आ गया, देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो फिर तो बड़ा इजी हो गया सॉल्यूशन। एफ आर माइनस एफ वी, ये कितना आ गया, ओमेगा इंटू एफ आई, तो ओमेगा कितना दिया 0.08। मेरे को यही तो पूछा है ना, एफ आर माइनस लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब एफ आर माइनस एफ ई इंटू 20, तो इनको मल्टीप्लाई करना जरा कितना है, 0.16 आ जाएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन सेंटीमीटर में हो जाएगी यूनिट इसका, क्योंकि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ना, तो आंसर हो गया कितना, 0.16 सेंटीमीटर लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। अब जो है मैं आपको बता देता हूं क्या लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होने वाला है। तो लेटरल के बारे में भी समझ लेते हैं जरा। मान लो पहले मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ये एक लेंस बना लेता हूं पहले, यहाँ पे ये लेंस बना लिया इस टाइप से, ठीक है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब मुझे इस टॉप वाले पॉइंट की इमेज बनानी है, इस वाले टॉप वाले पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, देखो। तो मैं इमेज के लिए रे डायग्राम बनाऊंगा। तो पहले तो एक तो रे आ गई पैरेलल रे, और एक जो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे तो एज इट इज चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे तो चाहे ग्रीन कलर हो, येलो हो, रेड हो, वो तो एज इट इज चली जाएगी सारी की सारी। यहाँ व्हाइट लाइट के कारण मैं बना रहा हूँ, ये व्हाइट लाइट है,
और ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा ना तो रेड कलर का रिफ्लेक्शन अलग होगा और वायलेट कलर का रिफ्लेक्शन अलग होगा। तो मैं यहीं से कलर बना देता हूं। रेड कलर का रिफ्लेक्शन तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और फिर मान लो रेड कलर का रिफ्लेक्शन इस टाइप से हो गया, मतलब यहां तो जो ये इमेज बन गई, ये तो किसने इमेज बना ली, रेड कलर ने। साथ में वायलेट कलर का भी रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसको पास बना दिया अपने, थोड़ा दूर बना, वायलेट का पास बनेगा ना, रेड का तो दूर बनने वाला है, ठीक है। तो रेड का बनाता हूं, देखो रेड, और मान लो ये रेड का यहां बन गया, ठीक है, रेड का यहां कट किया, तो रेड के लिए जो है इमेज मैंने यहां बना दी। ये रेड के लिए इमेज बन गई मेरे पास HR, ठीक है। HR का मतलब रेड कलर के लिए जो इमेज बनी। वायलेट कलर के लिए जो इमेज बनेगी देखो किस टाइप से बनेगी, ये वायलेट कलर के लिए यहाँ रिफ्लेक्शन और फिर यहाँ रिफ्लेक्शन, यहाँ वायलेट कलर का फोकस होगा, ये फोकस वायलेट कलर का होगा, और ये इमेज बन गई मेरे पास किसकी, वायलेट कलर की, ठीक है। यहाँ पर फोकस होगा किसका, इस पॉइंट पे ये फोकस रहा होगा किसका, रेड कलर। अब मुझे क्या चाहिए, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, देखो इमेज अगर पोजीशन देखा जाए तो ये वाली पोजीशन आ रही है रेड कलर का पोजीशन, और ये वाला जो पोजीशन आ रहा है ना, ये वाला पोजीशन आ रहा है किसका, वायलेट कलर का इमेज का पोजीशन। अगर इस पॉइंट को मैं ऑप्टिकल सेंटर नाम दे दूं, तो अगर मेरे को चाहिए क्या, पहले लिखता हूं लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब क्या, देखो लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, तो लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन जो होगा वो हो गया HR माइनस HB, ठीक है। ये हाइट का जो डिफरेंस आ रहा है ना, इस इमेज की हाइट रेड कलर की ज्यादा हाइट बन रही है, वायलेट कलर की कम हाइट बन रही है, तो जो हाइट का डिफरेंस है उसको तो बोलते हैं लेटरल। और जो आपने लॉन्गिट्यूडनल बोला था या एक्सियल बोला था, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक अगर यहां देखूंगा एब्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ IR यहाँ आ रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं O इंटू IR, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ माइनस O इंटू I वायलेट, यहां से यहां तक की लेंथ, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा ना, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो ये IR FR पे बन जाएगा और IB FA पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आती है एक्रोमेटिज्म। तो देखो एक्रोमेटिज्म क्या है, जो ये अलग अलग कलर अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रहे हैं ना, अगर मान लो मैं लेंस का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना दूं, लेंस का कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दूं मैं कि सारे कलर एक सेम पॉइंट पे आ जाए, मतलब वो जो डिस्पर्जन वाला फैक्टर आ रहा था ना, अलग अलग कलर डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रिज्म में भी पढ़ा था ना अपन ने, डिस्पर्जन हो रहा था, फिर अपन ने प्रिज्म का एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया था जिसमें डिस्पर्जन 0 आ गया था, उसको नाम दिया था एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, या उसको नाम दिया था डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो उसी टाइप से है ये कंडीशन ऑफ क्रोमेटिक एक्रोमेटिज्म। जो आप एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन पढ़ा था वही है एक्रोमेटिज्म है, मतलब कलर का कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, इफ टू और मोर लेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस इमेज ड्यू टू ऑल कलर एट सेम पॉइंट, ठीक है, सभी कलर का इमेज एक सेम पॉइंट पे आ जाए, तो इसको बोला जाता है एक्रोमेटिज्म, ठीक है। अब मैंने एक्रोमेटिज्म कब होगा उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है, याद रखो डायरेक्ट। ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस 1, डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस 2। ये जो पहला लेंस है ना f1 फोकल लेंथ का, उसका डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा 1 मैं लिख भी देता हूं, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर डिस्पर्सिव पावर्स ऑफ लेंस L1 जिसका फोकल लेंथ f1 है, एंड लेंस L2 जिसका फोकल लेंथ f2 है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ध्यान रखना, ओमेगा तो डिस्पर्सिव पावर पॉजिटिव होगा, एक फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो एक फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, मतलब एक कन्वर्जिंग लेंस होगा और एक डाइवर्जिंग लेंस होगा। इससे अपन ने प्रिज्म में किया था ना, ऐसा कॉम्बिनेशन और ऐसा कॉम्बिनेशन, तो यहाँ भी क्या करना होगा, एक तो कन्वर्जिंग लेंस होगा और एक डाइवर्जिंग लेंस होगा, तब जाके ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। वरना अगर दोनों कन्वर्जिंग होंगे तो ये टर्म जीरो थोड़ी हो पाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मान लो मैंने दो लेंस ऐसे पास पास रख दिए, दो लेंस को मैंने पास पास रख के मैंने एक्रोमेटिज्म कंडीशन गेन कर ली, तो ऐसी सिचुएशन में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आता है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का अपना वही फॉर्मूला,
1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 f2 को साइन के साथ में रखना है यहाँ पे, एक कन्वर्जिंग होगा तो पॉजिटिव, एक डाइवर्जिंग होगा तो नेगेटिव। ठीक है, ये फॉर्मूला तो अपने को पहले पता है, f1 f2 विद साइन यहाँ भी और नीचे वाले फॉर्मूले भी f1 f2 विद साइन पुट करना है। ठीक है, और नीचे में भी f1 f2 क्या करना है आपको, साइन के साथ में पुट करना होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक्रोमेटिज्म। फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, ω1/f1 प्लस ω2/f2 इक्वल टू 0। एक्रोमेटिज्म की कंडीशन है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला अपन ने पहले भी पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स नहीं बनाया। अब जो है ये क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब क्या, अलग अलग कलर जो है, अलग अलग कलर का अलग अलग बिहेवियर होगा। क्या ये ऐसा मिरर में भी होगा? सोचो जरा, इज देयर एनी क्रोमेटिक एब्रेशन इन मिरर? स्फेरिकल मिरर सोच लो, प्लेन मिरर या में भी, या मिरर में स्फेरिकल मिरर सोचो जरा। व्हाइट लाइट अगर गिराऊंगा मैं, तो वो लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे मिलेगी या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मिलेगी? जैसे लेंस में तो क्या हो रहा है, लेंस में तो व्हाइट लाइट आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग पॉइंट पे गई, रेड अलग जगह गया और वायलेट अलग जगह गया। क्या ऐसा मिरर में भी होगा या नहीं होगा, जरा सोचो आप। ठीक है, वीडियो पॉज करो और सोचो, 2 मिनट के लिए ध्यान लगाओ। चलो मैं आंसर करता हूं। मान लो मैंने ये मिरर बना लिया, ये मिरर मैंने कोई भी मिरर बना लो, मैंने कॉनकेव मिरर बनाया। मान लो यहां से लाइट आ रही है और ये व्हाइट लाइट है। ठीक है, अब ये व्हाइट लाइट है, मिरर का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो आपको पता है मिरर का फोकल लेंथ तो सिंपली r/2 से लिख देता हूं क्या, मतलब ये मिरर का फोकल लेंथ जो है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही। मतलब ये जो व्हाइट लाइट है ना, एज इट इज व्हाइट लाइट यहां जाके मिल जाएगी फोकस पे, इसमें कोई क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा। तो आंसर हो गया नो क्रोमेटिक एब्रेशन। रीजन, जो इसका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस या एफ ऑफ मिरर, ठीक है, मैं लिखता हूं फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर does not depend on wavelength या wavelength लिख देता हूं तो सिंपल, या wavelength रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दूंगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब जो व्हाइट लाइट आएगी वो एज इट इज फोकस में मिल जाएगी सभी कलर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना, मतलब मिरर में कोई क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल फिर सोचना ही नहीं है, नहीं तो क्या। अब देखो एक टर्म आती है व्हाट इज स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, व्हाट इज स्फेरिकल एब्रेशन, इज देयर एनी स्फेरिकल एब्रेशन इन मिरर, हाउ कैन वी रिमूव इट? तो पहले ये क्वेश्चन समझते हैं जरा क्या है। पहले तो स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में समझते हैं क्या है। देखो अगर मान लो यहाँ पे मिरर बना लिया मैंने, ठीक है, ये मिरर आ गया। अब अगर मान लो यहां से ये रेस आ रही है पैरेलल रेस, ये पैरेलल रेस जो है अगर ये पैरेलल नहीं होती है, अगर ये पैरेलल नहीं होगी तो क्या होगा? देखो मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बना लिया मैंने, एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर लिया मैंने और एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया मैंने। मतलब ये वाली रे जो है मान लो यहाँ कहीं कट कर रही है और ये वाली रे यहाँ कहीं कट कर रही है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के बराबर। मतलब ये जो दोनों रेज अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है ना, इसको बोला जाता है क्या? स्फेरिकल एब्रेशन। ये कब होगा? जब ये रेज क्या हो? मार्जिनल रेज। अगर ये पैरेक्सियल रेज होगी, पैरेक्सियल रेज होगी तो सारी फोकस पे जाके मिलेगी क्या? तो स्फेरिकल एब्रेशन कब होगा? स्फेरिकल एब्रेशन होता क्या है पहले तो समझते हैं। ये जो सारी पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये सारी रेज एक सिंगल पॉइंट पे नहीं मिल रही है, इसी को स्फेरिकल एब्रेशन बोला जाता है। अभी लिख भी दूंगा मैं, ठीक है। मतलब ये जो मिरर है, ये बेचारा मिरर क्या है, इन सारी रेज को एक पॉइंट पे नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद एक सिंगल पॉइंट पे नहीं मिला पा रहा है। मिला देता कब? जब ये जो रेज आ रही है ना, ये पैरेक्सियल होती है। पैरेक्सियल का मतलब इनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा छोटा होता है, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। तो इज देयर एनी स्फेरिकल एब्रेशन इन मिरर? तो मिरर में स्फेरिकल एब्रेशन होगा अगर मार्जिनल रेज है। पैरेक्सियल रेज है तो फिर मैं बोल सकता हूं स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होगा। फिर ये सारी रेज जो है पैरेलल आ रही है, ये सब कहां से चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी, ठीक है। तो अभी पहले का आंसर मैंने लिख रहा हूं, स्फेरिकल एब्रेशन में सबको समझ आ गया होगा क्या? ये जो रेज आ रही है सभी एक पॉइंट्स पे नहीं मिलती ना, इसी को स्फेरिकल एब्रेशन मिरर में होगा। यस, ठीक है, मार्जिनल रेज के केस में। हाउ कैन वी रिमूव? इसको हटाने के लिए एक मिरर होता है, या तो इसको हटाने के दो चीजें, या तो आप क्या करो, मिरर का छोटा अपर्चर ले लो, स्मॉल अपर्चर यूज करोगे तो सारी रेज जो होगी वो पैरेक्सियल ही होगी, ठीक है। छोटा सा मिरर लेता हूं मैं इस टाइप का चिन्ह सा,
ये ऐसा 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 मिरर ले लिया, तो जितनी भी रेज आएगी सारी रेज के लिए क्या होगा, सारी रेज के लिए जो है इंसिडेंस एंगल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो पेरिक्सल रेज बनाने के लिए मैंने क्या किया, स्मॉल अपर्चर का मिरर यूज कर लिया, या फिर एक याद रखो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, पैराबोइडल मिरर यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, पैराबोइडल मिरर यूज करना होगा। तो मैं सारे तीनों क्वेश्चन के आंसर लिख देता हूं इधर, ठीक है। तो देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, पहले तो डेफिनेशन लिख दिया, व्हाट इज स्फेरिकल एब्रेशन, इनकेपेबिलिटी ऑफ मिरर टू फोकस ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज एट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। अच्छा यहां से व्हाट इज स्फेरिकल एब्रेशन, ये मिरर के लिए लिखा है मैंने। लेंस में भी यही सेम कहानी है, लेंस में भी सेम कहानी है, मार्जिनल रेज होगी तो स्फेरिकल एब्रेशन होगा, पेरिक्सल होगी तो नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहां लिखा है इंसिडेंट रे मार्जिनल है तो स्फेरिकल एब्रेशन राइट मतलब होगा, इंसिडेंट रे पेरिक्सल स्फेरिकल एब्रेशन क्रॉस मतलब नहीं होगा, ठीक है। वापस लिखा भी, टू रिमूव स्फेरिकल एब्रेशन वी यूज मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर यूज करूंगा तो क्या होगा, वो रेज जो है वो पेरिक्सल बन जाएगी, और वी शुड यूज पैराबोइडल मिरर, ठीक है। पैराबोइडल मिरर याद रखना इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पे सारा इसको कंक्लूड करता हूँ। देखो क्या है, अगर मैं एब्रेशन की बात करूं लेंस और मिरर में कौन कौन सा होगा ये समझ लेते हैं जरा, ठीक है। तो पहला तो क्रोमेटिक एब्रेशन पूरा यहां लिख देता हूं, देखो क्या क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। लेंस मिरर, तो क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होगा, लेंस में तो होगा मिरर में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लेंस का फोकल लेंथ तो मिरर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन सीए लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है। अब आता है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन की कहानी दोनों में सेम है, ठीक है। कब होगा, अगर मार्जिनल रेस है, मार्जिनल के केस में दोनों में स्फेरिकल एब्रेशन होगा, ठीक है। अगर पेरिक्सल है, अगर रेस जो है वो पेरिक्सल है, तो पेरिक्सल के केस में लेंस में भी नहीं होगा और मिरर में भी नहीं होगा, मतलब स्मॉल अपर्चर हो, इंसिडेंट एंगल कम हो तो उनको पेरिकल बोल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने एब्रेशन की कहानी आपको समझाई, ठीक है। फिर पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट के कारण कुछ नेचुरल फिनोमेना है, देखे समझते हैं जरा क्या है। पहला है रेनबो के बारे में समझा देता हूं। रेनबो जिसको हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष, हिंदी में तो इंद्रधनुष बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप बताना कमेंट करके, ठीक है। तो रेनबो क्या है, देखो जिसे मान लो ये रेन ड्रॉप है, ठीक है। ये रेन ड्रॉप आ गई, इधर से सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट में क्या है ना व्हाइट लाइट होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है व्हाइट लाइट में तो पॉलीक्रोमेटिक है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट में तो क्या होता है सारी लाइट का मिक्सचर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा जो डेविएशन है रेड कलर का डेविएशन, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं देखूं, आपको ये पता होगा, ये अपन पढ़ लिया बहुत बार, ठीक है, विद और आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का, तो वायलेट कलर का जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, तो ज्यादा डेविएशन होगा किसका, वायलेट कलर का, तो वायलेट कलर का डेविएशन ज्यादा आ गया। मैंने जो नीले कलर से बना रखा है ना वो वायलेट कलर समझो आप, ठीक है। रेड कलर ऊपर आ गया, तो रेड कलर का डेविएशन कम, वायलेट कलर। अब जब यहाँ आती है रे, ये रे यहाँ आती है रेड कलर और वायलेट कलर, तो यहाँ पे होता है टीआईआर। तो रेनबो में क्या हुआ देखो, पहले रिफ्रैक्शन फिर टीआईआर देन अगेन रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये सनलाइट यहाँ से घूम के इधर आती है, तो ये जो लाइट आ रही थी इंसिडेंट लाइट, ब्लू कलर की लाइट 40 डिग्री से डेविएट हो जाती है और रेड कलर की 42 से डेविएट हो जाती है। यहाँ पे दोनों कलर का दोनों लाइट जो दोनों लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। कितना क्रिटिकल एंगल है उसमें ज्यादा, आप तो ध्यान रखो, पहले रिफ्रैक्शन टीआईआर रिफ्रैक्शन, ये डेविएशन अगर आपको याद रखना है तो रखो, वरना इसको भी जाने दो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आपको बस ये याद रखना है, सनलाइट आई, यहाँ सन होगा, लाइट आ रही है, रेन ड्रॉप पे गिरी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, दो टीआईआर हुआ, फिर दोनों बार रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो रेनबो में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन टीआईआर रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब दो टाइप के रेनबो बनते हैं, एक को बोला जाता है प्राइमरी रेनबो और एक को बोला जाता है सेकेंडरी रेनबो। तो ये मैंने प्राइमरी रेनबो का डायग्राम बनाया है। अब इस डायग्राम में जब मैं ना ये अंदर वाले रिफ्लेक्शन, अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ, रे को नहीं बता रहा हूँ बार बार ऐसे दो दो घड़ी, बस जब फाइनल रे बनेगी ना उसके दो पार्ट बना रखे हैं मैंने, देखो यहाँ पे, जैसे ये लाइट रे आई, वैसे तो यहाँ दो बार डिवाइड, दो में डिवाइड हो जाएगी, फिर यहाँ से दो, फिर यहाँ, तो मैंने वो अंदर में एक ही बना दी बस, ठीक है। रिफ्रैक्शन टीआईआर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्शन टीआईआर रिफ्रैक्शन। यहाँ जो आदमी होगा, आदमी ऐसे खड़ा होगा, इस टाइप से ये ड्रॉपलेट्स होगी और पीछे यहाँ सन होगा आदमी के बैक में,
तो इधर से जो सनलाइट आएगी उसको यहाँ से रेनबो दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप से रेनबो दिखा, ये 40 डिग्री का डेविएशन आ गया, इसमें 40 डिग्री का डेविएशन रेड कलर में, सॉरी वायलेट में 40 का डेविएशन और रेड में 42 का डेविएशन मैंने यहाँ भी बताया आपको, ठीक है। इस रेनबो को बोला जाता है प्राइमरी रेनबो, ठीक है। ये वाला जो रेनबो बनाया ना इसको बोला जाता है प्राइमरी रेनबो। अब प्राइमरी रेनबो में क्या हो रहा है देखो, प्राइमरी रेनबो में अगर देखूं मैं तो पहले हुआ क्या, रिफ्रैक्शन, देन टीआईआर, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर टीआईआर हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, क्लियर है। तो ये प्राइमरी रेनबो की कहानी है, इसमें तीन, पहले रिफ्रैक्शन, टीआईआर, फिर रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा, यहाँ ऑब्जर्वर है, इधर से सनलाइट आ रही है, तो ये सनलाइट जो है देखो क्या होगा, एक में समझा देता हूँ, दोनों में कहानी इसमें। यहाँ से सनलाइट गई, रिफ्रैक्शन हुआ, टीआईआर, टीआईआर, रिफ्रैक्शन, और फिर यहाँ से स्प्लिट करके बता दी मैंने, और यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी किया मैंने, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, टीआईआर, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें जो है सेकेंडरी रेनबो में क्या हो रहा है देखो, ये जो सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो, इसमें क्या हुआ, पहले रिफ्रैक्शन, फिर टीआईआर, फिर अगेन टीआईआर, फिर अगेन रिफ्रैक्शन। इसमें 4 स्टेप प्रोसेस है, इसमें 3 स्टेप प्रोसेस है। इसमें और इसमें ध्यान रखोगे ना, इसमें अगर आप ध्यान, दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें लाइट है, सनलाइट ऊपर साइड, और जो फाइनली जो डेविएशन की बात है, ऊपर वायलेट कलर है और नीचे रेड कलर है, ठीक है। इसमें उल्टा है, सनलाइट नीचे साइड, ऊपर रेड कलर है, नीचे वायलेट कलर, देखो यहाँ रेड ऊपर आ रहा है, यहाँ रेड नीचे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये रेनबो की कहानी है। आप एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर लगा लेना। ये डायग्राम एज इट इज एनसीईआरटी से बनाया है मैंने, तो आप भी डायग्राम एक बार एनसीईआरटी में देखना जरा, और एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना। यहाँ पे रिफ्रैक्शन करा देना नॉर्मल वगैरह ड्रॉ करके, या डायरेक्ट इस टाइप से बोर्ड में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, ठीक है। कंपटीशन में मुझे नहीं लगता इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये अपना रेनबो की कहानी हो गई क्लियर। नेक्स्ट फिनोमिनल समझते हैं जरा क्या है। लास्ट देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है समझा देता हूं पहले तो। एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल क्या होते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वापस रेडिएट करते हैं, तो इसी को स्कैटरिंग बोला जाता है। तो मैंने लिखा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो भी मॉलिक्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फॉलोड बाय इट्स री-रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जो वापस से अगेन रेडिएट कर देते हैं, इसको स्कैटरिंग बोला जाता है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन, जो स्कैटरिंग, जो लाइट स्कैटरिंग के बाद जो आ रही है ना, उसकी इंटेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला तो क्या है, लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ए जो लाइट गिरी थी ना उस पे, उसका वेवलेंथ है वो लैम्डा, और एक है साइज ऑफ पार्टिकल कॉजिंग स्कैटरिंग, जिसके कारण ये स्कैटरिंग हो रही है ना, ये मॉलिक्यूल्स, उनकी साइज है ये लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक है साइज ऑफ पार्टिकल्स कॉजिंग स्कैटरिंग, ये वाले मॉलिक्यूल्स है, क्लियर है। अब केस नंबर फर्स्ट बता रहा हूं, जिसमें a लेस देन लैम्डा है, मतलब वेवलेंथ क्या है, वो जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो मॉलिक्यूल्स वेवलेंथ के कंपैरिजन में भी बहुत छोटे छोटे हैं। वैसे आपको पता है वेवलेंथ क्या होती है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की। जैसे रेड कलर का वेवलेंथ देखो 8000 एंगस्ट्रॉम की लो, ठीक है। तो उससे भी बहुत छोटा है क्या मॉलिक्यूल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इक्वल टू 1/λ/4। इसको इलास्टिक स्कैटरिंग या इसको रेलिश लॉ ऑफ स्कैटरिंग जाता है इसको, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। अगर मैं देखूं इस ये वाली सिचुएशन में a लेस देन लैम्डा में, मतलब जो मॉलिक्यूल जिनसे स्कैटरिंग हो रही है वो बहुत छोटे हैं, तो इस सिचुएशन में जो है अगर विपग्योर से देखें तो सबसे कम वेवलेंथ होती है किसकी, वायलेट कलर की। वायलेट से रेड तक जाता हूं तो वेवलेंथ बढ़ती है क्या, तो सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की है, तो उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा। स्कैटरिंग मतलब तुरंत से फैलना। रेड कलर का स्कैटरिंग कम होगा, क्लियर है। तो इसको बोला जाता है इलास्टिक स्कैटरिंग या रेलिस लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ये इस वाली सिचुएशन में एप्लीकेबल है, ठीक है। इसी के कुछ एग्जांपल्स तक, इसी के बेसिस पे कुछ नेचुरल फिनोमेना है, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। पहले क्या है देखो, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। जो ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है स्काई का, उसका रीजन बता रहे हैं। रीजन क्या है देखो, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, वायलेट कलर की, और जो वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, इसलिए जो है स्काई कौन से कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का। वैसे वायलेट दिखना चाहिए, पर अपनी जो आंखें हैं वो ब्लू कलर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए ब्लू दिखाई देता है, ठीक है।
इफ एन ऑब्जर्वर लुक्स द स्काई व्हेन द सन इज, देखो क्या है, यहाँ ये ओ जो है ऑब्जर्वर है, यहाँ ओ ऑब्जर्वर है, और ये सन जो है 12 बजे है दिन में, तो 12 बजे में सन क्या होगा, जस्ट उसके सर के ऊपर होगा क्या, और यहाँ पे जब सन होगा तो यहाँ से जो लाइट हर डायरेक्शन में जा रही होगी, यहाँ से जो लाइट नीचे आएगी, यहाँ ऑब्जर्वर होगा कुछ, यहाँ ऑब्जर्वर होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो लाइट आ रही होगी ऊपर से, उसका जो स्केटरिंग होगा, सबसे ज्यादा स्केटरिंग कौन से कलर का होगा, वायलेट कलर का, ठीक है, इसीलिए इसका कौन से कलर का दिखा, ब्लू कलर का। तो मैंने लिखा है इफ एन ऑब्जर्वर ओ, ये ऑब्जर्वर ओ है, लुक्स द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एट नून एज शोन बाय पोजीशन एस, इस पोजीशन को नाम मैंने एस दिया है, एस पोजीशन पे जब होगा ना सन, इस फिगर में दिखाई गए, तो ऐसी सिचुएशन में फिर मैंने नहीं लिखा स्केटरिंग, सबसे ज्यादा स्केटरिंग कौन से कलर की होगी, वायलेट कलर की, तो वायलेट कलर का दिखना चाहिए यहाँ पे स्काई, बट ब्लू कलर के प्रति अपनी जो है आईज ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए जो है कलर जो है स्काई का कौन सा दिखाई देता है, ब्लू, ठीक है। दूसरा, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, यहाँ सनराइज वाली पोजीशन ले ली मैंने S1 और S2 सनसेट वाली पोजीशन ले ली। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखो यहाँ से जो लाइट आ रही होगी, यहाँ से सन की लाइट तो यहाँ भी वैसी आ रही थी जैसी यहाँ आ रही है, बट ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये लाइट जो है ना, ये लाइट यहाँ से जो लाइट आएगी वो स्केटरिंग, ये एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में ही मोस्ट ऑफ द स्केटरिंग उसकी हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द स्केटरिंग अगर यही एटमॉस्फेयर में हो गई, इसका मतलब जो वायलेट कलर है वो तो क्या हो गया, चला जाएगा ये स्केटरिंग के कारण, और यहाँ फाइनली आएगा कौन सा कलर, रेड कलर। तो इसीलिए ऐसे ही सनसेट में, सनसेट और सनराइज में क्या होता है, यहाँ ये एटमॉस्फेयर आ गया, इस एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, रेड कलर ही आगे आ पाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेड कलर की स्केटरिंग सबसे कम हुई है, तो सनराइज और सनसेट के टाइम जो है सन कौन से, रेड कलर का दिखाई देता है। अच्छा, इसी का एक रीजन है जो सिग्नल होते हैं या डेंजर साइन होते हैं, ठीक है, उन सभी को भी रेड कलर का बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि उनकी स्केटरिंग कम होती है, दूर तक भी देख सकते हो आप, ठीक है। डेंजर साइन होता है ना, कभी क्रॉस लगा होता है या फिर कहीं सिग्नल होता है, तो उसको रेड सिग्नल बनाया जाता है ताकि दूर से ही पता लग जाए यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्केटरिंग कम होती है। ये हो गया केस सेकंड, अगर ए ग्रेटर देन लेमडा हो जाए, मतलब ये जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये पार्टिकल्स जो जिनके कारण स्केटरिंग हो रही है, ये वेवलेंथ से ज्यादा है, तो फिर ये रेलिश क्राइटेरिया नहीं लगता, ठीक है, रेलिश क्राइटेरिया फेल हो जाता है, तो रेलिश लॉ ऑफ स्कैटरिंग नॉट एप्लीकेबल एंड ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली, फिर क्या है, सभी कलर का जो है स्कैटरिंग इक्वल होता है, और इसी का रीजन देते हैं जो क्लाउड है वो व्हाइट दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि सभी का स्कैटरिंग इक्वल है, ठीक है। ये एक बार आप एनसीईआरटी रीड करो इसके लिए, ये जो नेचुरल फिनोमेना पढ़ा है अपन ने, अगेन फिर बोल रहा हूँ, ये बोर्ड में आपके आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन स्कैटरिंग से रिलेटेड, और पिछला जो पढ़ा था अपन ने रेनबो से रिलेटेड। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने स्कैटरिंग, रेनबो और कॉम्बिनेशन को क्लियर किया। नेक्स्ट 2 लेक्चर में अपन जो है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।